नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का आज हमारा ये दूसरा पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है जनरल इंग्लिश सिलेबस का, जो फर्स्ट पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल सीक्वेंस ऑफ टेंस का लास्ट वीडियो था और इसके मैंने 3-4 पार्ट बनाए थे। पहले हमने 3 पार्टों में टेंस पढ़े थे, उसके बाद 3 पार्टों में हमने जो सीक्वेंस ऑफ टेंस के जो रूल्स थे विद एग्जाम्पल और विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के साथ हमने उनको सोल्व किया था और उन नियमों को विद एग्जाम्पल अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया था। आज ये हमारा दूसरा टॉपिक है वॉइस, जिसमें 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपने 10th क्लास में और 12th क्लास में हम सभी ने जनरल इंग्लिश पढ़ी है और उसमें जो ग्रामर हमारे समय चलती थी वहाँ पर भी हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ा है। और उसके बाद भी हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश हमारे निर्धारित की जाती है अनिवार्य के रूप में, वहाँ पर भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रायः इस टॉपिक को उस पाठ्यक्रम में निर्धारित किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कुछ 4-5 जनरल बातें हैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो में हम ना तो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस पर चर्चा मैं इसके अगले पार्ट में करूंगा, जहां से हम वाक्यों को बदलने के जो नियम हैं उनको सीखेंगे। आज के इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाने की जो क्रिया होती है, जो रूल्स होते हैं, उस पर मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 4-5 जो बिंदु हैं जो अकॉर्डिंग टू मी मैंने उनको पढ़ा है और तैयार किया है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इन पॉइंट्स को देखने के बाद आपको शायद लगेगा कि आज तक इन चीज़ों का हमें पता भी नहीं था। तो आज कुछ अलग तरीके से इस टॉपिक को मैं शुरू करूंगा, जो आज तक शायद आपने उस तरीके से इस पॉइंट को नहीं पढ़ा होगा। और मैं जिस तरह से टेंस में भी आपको कहा था कि किन चीज़ों को आपको हमेशा रटना है, वहाँ पर मैंने जिस भी पॉइंट को आपको रटने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न बाय हार्ट, यानी उसको हमेशा याद रखना है, उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तो आज इस पॉइंट में मैं उन्हीं पॉइंटों पर चर्चा करूंगा जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, यदि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आपको सही करना है तो आज उन पॉइंटों पर मैं चर्चा करूंगा जो आपको न केवल इस एग्ज़ाम के लिए बल्कि जीवन भर उनको आपको याद रखना है। क्योंकि कई प्रश्न तो आपके इन पॉइंट याद रखने से ही आपके सही हो जाएंगे। इसका जो प्रमाण है वो इसका जो अगला वीडियो होगा, जिसमें हम पिछले प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके साथ जब चर्चा करूंगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि यदि हमें इन पॉइंटों को भी यदि हम याद रखते हैं तो हमारा जो प्रश्न है वो सही होने के जो चांस है वो बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा होते ही आपको पता चल जाएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का जो सिलेबस उसका ये दूसरा पॉइंट है वॉइस। और इंग्लिश में जो वॉइस है वो 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक्टिव वॉइस की परिभाषा लिखी है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान हो, अर्थात क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया गया हो, तो ऐसे वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और हिंदी में इन वाक्यों को कर्तृवाच्य कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को संस्कृत में कर्ता कहा जाता है, हिंदी में कर्ता कहा जाता है। तो जब सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का मतलब क्या होता है, तो हमने टेंस में पढ़ा था कि प्लूरल यदि हमारा सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही होती है, और यदि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो वहाँ पर क्रिया का जो प्रयोग है वो भी सिंगुलर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करते थे।
यदि हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल है तो हम वहाँ पर आर का प्रयोग करते थे, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो वहाँ पर हम एम का प्रयोग करते थे। तो हमारी क्रिया बदल जाती थी यदि हमारा सब्जेक्ट बदल जाता है। तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया हो और वाक्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी प्रधानता किसकी हो, सब्जेक्ट की हो, तो उस वॉइस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। केवल परिभाषा यहाँ बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परिभाषा के बाद उन पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। दूसरा जो हमारा वॉइस है वो है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की हम बात करें तो जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया गया हो, अर्थात क्रिया का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार किया गया हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं या उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। और इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्मवाच्य, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। तो वो वाक्य जिसमें हमारी जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, वो किसके अनुसार हो, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। दूसरी चीज़ हम देखें कि जैसे हमने एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पर एक्टिव वॉइस होता है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, ऑब्जेक्ट को महत्व दिया गया हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। बिल्कुल दोनों जो परिभाषाएं हैं वो एग्जाम्पल से आपके क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आई रोट ए बुक, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। यहाँ पर आई है वो सब्जेक्ट है, रोट है जो वर्ब है, V2 है, ए बुक है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इसमें 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारे सामने जो वाक्य बनकर आएगा, रूल्स हम आपको बता ही चुके हैं, अगले पार्ट से हम रूल फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको परिभाषा समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखा है। तो आई रोट ए बुक, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आई के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एक्टिव वॉइस है। इसी को जब हम बदलते हैं तो सबसे पहले हम वाक्य की शुरुआत करते हैं वो ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था ए बुक, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं ए बुक। फिर आगे जो क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, वो किसके अनुसार होगी, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपने भी देखा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर। तो वर का जो प्रयोग है वो प्लूरल के लिए किया जाता है, और वाज का जो प्रयोग है वो सिंगुलर के लिए किया जाता है। वहाँ मैंने पहचान बताई थी कि जिसके भी लास्ट में एस है वो प्रायः सिंगुलर के लिए वहाँ पर उसको यूज किया जाता है। तो ए बुक यहाँ पर हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया। उसके बाद रिटर्न लिख दिया, रोट को रिटर्न में बदल कर, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था उसको बाई लगा करके ऑब्जेक्टिव केस में हम बदल देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो क्रिया थी वो सब्जेक्ट के अनुसार थी, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई थी, और पैसिव वॉइस में जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार हो गई है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सिर्फ दोनों में यही अंतर है, जब क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब हमारी वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार हो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही बोट ए न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। तो यहाँ पर हमारा ही सब्जेक्ट है, बोट हमारी वर्ब है, ए न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेम पैटर्न है ऊपर वाला, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब इसको पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ए न्यू कार, उसी के अनुसार हमारी वर्ब होगी वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो यही रखनी है, एक्टिव पैसिव की परिभाषा, और एग्जाम्पल से मैंने उसको क्लियर किया है। दूसरे तरीके से दोनों की परिभाषा मैं आपको बताऊं तो जो इनका शब्दार्थ है हिंदी में, उससे भी अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि एक्टिव का जो शब्दार्थ है, जो मीनिंग है हिंदी में, वो होता है सक्रिय। तो सक्रिय का मतलब है कि जहाँ पर कर्ता सक्रिय हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस शब्द से भी हम याद रख सकते हैं सहक्रिय, यानी क्रिया के सहित। तो जो क्रिया यदि किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, तो उसे हम सक्रिय कर्ता कहते हैं, और उसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा जो वॉइस है वो है पैसिव, और पैसिव का हिंदी में जो मीनिंग है वो होता है निष्क्रिय। तो यहाँ का इसका मतलब है कि कर्ता का निष्क्रिय होना, यानी जो क्रिया है उस पर कर्ता का कोई इफेक्ट यदि नहीं है, उस पर किसका इफेक्ट हो यदि ऑब्जेक्ट का है, तो हमारा पैसिव वॉइस होगा। तो ये यहाँ तक परिभाषा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने
रेड कलर में एक लाइन लिखी है कि प्रमुख बातें जो हमेशा याद रखनी है। हमेशा का मतलब होता है जीवन भर। यदि एक्टिव पैसिव से संबंधित इन बातों को यदि आप याद रखते हैं तो एक्टिव पैसिव याद करने में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, और इतना सरल टॉपिक ये आपको लगेगा कि बिल्कुल पढ़ते ही आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो यही है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। बिल्कुल ये आप गांठ बांध कर याद रख लीजिए कि पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब हमारे वाक्य में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यदि हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि उसका पैसिव वॉइस बनेगा। उसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो जो हमारी वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जो चीज़ पहली बार आपको याद रखनी है, पहला जो पॉइंट आपको याद रखना वो यही रखना है, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। बिल्कुल 2-4 बार इसको बोल के, बिल्कुल जैसे हम बचपन में जो टेबल से याद करते थे, वर्णमाला अल्फ़ाबेट याद करते थे, उस तरह से उसको याद रखना है, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। यदि ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं। इससे क्या मदद मिलेगी? परीक्षा में आपके जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस का वाक्य है और ऊपर उस वाक्य में यदि आपने देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका कोई पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो ऑब्जेक्ट पर थोड़ी चर्चा करते हैं पहले ही बिंदु के साथ कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं इंग्लिश में। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, वो भी हम देखते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति हो तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्यक्ति का मतलब कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष या महिला है, तो उसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सजीव भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। यदि कोई सजीव वस्तु है, सजीव प्राणी है, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से संबोधित करते हैं। और यदि कोई वस्तु हो, कोई निर्जीव वस्तु यदि हमारा ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दोनों को यहाँ पर बताया गया है और हर पॉइंट को मैं एग्जाम्पल से जैसे क्लियर करता हूँ तो यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए कि ही गेव मी ए पेन, ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, मी हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये पर्सन है, और ए पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो ऐसे जो वाक्य हैं दोनों के दोनों पैसिव वॉइस बनेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट से हमारा पैसिव वॉइस बन सकता है। यहाँ पर लिखा भी है कि मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जब पैसिव वॉइस से एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले ए पेन हमने यहाँ लिख दिया है और उसी के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग हमने किया वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू मी। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको वर्ब के बाद टू लगाकर हमें ऐसे कैसे लिखना होगा, और बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यदि हम अपने वाक्य की शुरुआत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करें तो मी को जब हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसको सब्जेक्टिव केस में हमें बदलना होगा। तो यहाँ पर मी का हमें आई करना होगा और उसी के अनुसार क्रिया हमने वाज लगाई, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ भी वाज लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ यूज की। फिर यहाँ पर वर्ब के बाद ए पेन, यानी हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको बिना किसी प्रीपोजिशंस के हम यहाँ यूज करते हैं, और बाई लगा करके हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर बदलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यदि किसी वाक्य में दो तरह के ऑब्जेक्ट हों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो दोनों से पैसिव वॉइस बनेंगे, और दोनों से बनाने के जो रूल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आगे हम रूल्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल हम ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करे थे, तो यहाँ पर संदर्भ सहित मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब इसी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज की एक टेबल भी मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि यदि हमारा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, कोई व्यक्ति है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और जब उससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो उसका जो केस है वो सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो इधर वाला जो शब्द है वो इधर वाले शब्दों में बदल जाएंगे। और दूसरी पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो बाई लगाकर हम लिखते हैं तो वहाँ पर भी इधर वाले शब्दों को हम इधर वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो दोनों ही जगह ये काम आते हैं। तो यदि हमारा सब्जेक्ट दे है और उसको बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो वो दैम में बदल जाएगा। और यदि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैम है तो उससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और उसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो वो दे में बदल जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरह जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा। वी को अस में बदलते हैं, अस को वी में बदलते हैं। आई है वो मी में बदलता है और मी जो है वो आई में बदलता है। ही को हिम में चेंज करते हैं और हिम को ही में चेंज करेंगे। सी को हर में चेंज करेंगे और हर को सी में चेंज किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको जो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। दूसरा जो बिंदु है जो आपको पैसिव वॉइस के वाक्यों के लिए याद रखना है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा किसी न किसी बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बी वर्ब क्या होती है, ये टेंस जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहाँ भी मैंने कैटेगराइज किया था हेल्पिंग वर्ब्स को, डू, बी और हैव, तीन वहाँ कैटेगरी मैंने करी थी। तो दूसरी जो जीवन भर या हमेशा हमें इंग्लिश के बारे में पैसिव वॉइस के बारे में बात जो याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, वो यही है कि जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा वाक्य तभी सही होगा जब उसमें हम किसी न किसी बी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब बी यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कौन कौन सी वर्ब को बी फॉर्म कहा जाता है। तो इज़, आर, एम, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की जो तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं ये भी बी वर्ब कहलाती हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस की दो हेल्पिंग वर्ब हैं वाज वर, ये भी बी कहलाती हैं। और खुद एक बी होता है, बीन होता है और बीइंग होता है, ये तीन भी हमारी बी फॉर्म कहलाती है। तो इस तरह से ये 8 कुल फॉर्म है जिसको आपको याद रखना है। ये आठों की आठों फॉर्म क्या होती हैं, बी फॉर्म होती हैं। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में इन 8 में से कोई ना कोई एक वर्ब आपको अवश्य मिलेगी। इससे हमारी क्या हेल्प होगी कि हमारे जो ऑप्शंस होंगे, जैसे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने के जो 4 ऑप्शन हमारे पेपर में पूछे जाएंगे उनमें से एक या दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया होगा एग्जामिनर ने और उसमें इनका प्रयोग नहीं किया गया होगा, तो उनको हम बिना देखे क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारे दो ऑप्शन तो क्रॉस से कट जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पिछले प्रश्नों में पूछे गए कई कई प्रश्नों में तो तीनों ऑप्शन कट जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बी का प्रयोग किया ही नहीं गया है। तो इस तरह से ये बातें आपको बहुत मदद करेंगी एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो दूसरी बात क्या याद रखनी है, पहला था नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, दूसरा है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में इन 8 में से यानी बी की कोई ना कोई फॉर्म अवश्य मिलेगी, बिना बी के हमारा पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। जैसे एग्जांपल है ही राइट्स ए लेटर, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, राइट्स एस और एस यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ की गई है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं ए लेटर, उसके अनुसार हमें बी का प्रयोग करना है इज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम, ये पैसिव। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इज़ का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कोई ना कोई बी की फॉर्म आपको अवश्य मिलेगी। पिछले एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को आपको समझाया था कि यहाँ भी देख सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो चाहे इनडायरेक्ट से, यहाँ देख सकते हैं वाज का प्रयोग हमने किया है, यानी यहाँ भी बी का प्रयोग किया गया है। पिछले एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी वाज का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी वाज का प्रयोग हुआ है। तो आपको एक बात, जो दूसरी बात आपको बाय हार्ट याद रखनी है वो यही है कि बिना बी फॉर्म के पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा। तो दो बातें शायद आपके बिल्कुल समझ में आ गई होंगी और याद भी हो गई होंगी। तीसरी बात जो हमें पैसिव वॉइस के बारे में याद रखना है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा वी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो पैसिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसमें जो क्रिया मिलेगी उसमें वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं वी की थर्ड फॉर्म हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो दूसरा जो अभी ऊपर मैं चर्चा कर रहा था कि कई ऑप्शन तो हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये यदि आपको वहाँ नहीं मिलते हैं तो वो पैसिव का वाक्य है ही नहीं। तो इस तरह से यदि किसी वाक्य में ऑप्शंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म है, एस और एस की फॉर्म है, वी टू नहीं आपको देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम
कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बहुत सारी ऐसी फॉर्म है जो समान होती हैं, तो उसको आप सावधानी अवश्य बरतें। लेकिन आईएनजी फॉर्म है, एस और ईएस की फॉर्म है, ये अलग दिखती हैं। तो तीसरी बात जो आपको याद रखनी है पैसिव वॉइस से संबंधित, वो याद रखनी है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है कि ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है, ही सब्जेक्ट है, बोट ही के अनुसार यहाँ क्रिया का प्रयोग, और ये पेन हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब तीनों का मैं एक बार रिपीटेशन करता हूँ। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, तो पहले ही हमारी बात याद थी कि नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बी का प्रयोग भी किया गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है। तीसरी बात हमने जो पढ़ी थी कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बोट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस का बन जाता है, और लास्ट में बाई लगा करके और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम बदल देते हैं। तो जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि यहीं आपके अधिकांश जो रूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनता है। इसको बिल्कुल आज तक हम कठिन जो टॉपिक समझते आ रहे थे बहुत ही आसान है, यदि इन 3-4 बातों का आप याद रखते हैं। तो तीसरा जो बात आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल ये 3 ही बातें थी। चौथा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा एक अलग तरह का पॉइंट है, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ लिखा है, लेकिन जो आपको हमेशा के लिए जो बात याद रखनी है वो ऊपर की जो 3 बातें हैं वही याद रखनी है। चौथा पॉइंट है जो इस तरह का है कि इनट्रांजेक्टिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी इंग्लिश में जो वर्ब है इनको कर्म के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होती है ट्रांजेटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजेटिव वर्ब, और एक होती है इनट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब का मतलब होता है जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा सके उनको हम ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं, और जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते उनको हम इनट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर ईट हमारी वर्ब है, ईट EAT ईट यानी होता है खाना, तो यहाँ पर हमारी जो ये जो वर्ब है ये ट्रांजेटिव वर्ब है कि ईट फूड, ईट सैंडविच, ईट बिस्किट, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन इनट्रांजेटिव वर्ब है उसमें हम किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। जैसे स्लिप है, स्लिप यानी सोना, सिट यानी बैठना, लाफ यानी हंसना, गो यानी जाना, कम यानी आना, इस तरह की एक क्रियाएं हैं जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। तो आदि का पैसिव वॉइस नहीं बनता, यानी इनट्रांजेटिव वर्ब यदि है तो उसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकती। उसी चीज़ का रिपीटेशन है जो मैंने आपको बताया कि नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। लेकिन इस पॉइंट को मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि कहीं कहीं पर अलग तरह से इसमें पैसिव वॉइस बन भी जाता है, तो उसी को मैंने लिखा है। लेकिन यदि इनट्रांजेटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस आ रही हैं तो पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि यदि हमारा वाक्य है एक्टिव वॉइस का कि दे लाफ्ड, वे हंसे, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है, या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। तो इसका नो पैसिव वॉइस यहाँ लिख देंगे कि कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। लेकिन दूसरे में हमने बताया यदि अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके साथ प्रीपोजिशंस आ रही है तो उसका पैसिव वॉइस संभव है, यानी बन सकता है। जैसे दे लाफ्ड, ऊपर वाला वाक्य यहाँ तक था, लेकिन आगे इसको बढ़ाते हैं, एट प्रीपोजिशंस लगाकर यहाँ हर का प्रयोग हमने किया है। तो एट के बाद यहाँ पर हमने हर लगाया है, तो अकर्मक क्रिया के साथ प्रीपोजिशंस लगने से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो किस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा, तो यहाँ पर हर को हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगी, क्योंकि हमने टेबल देखी है। तो हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी। उसके बाद हमने देखा है कि कोई ना कोई बी की फॉर्म आती है। अब कौन सी आती है वो हम रूल्स में आपको बता देंगे। तो यहाँ पर एक बी फॉर्म हमने लगाई वाज। उसके बाद हमने याद किया कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो हमने यह किया लाफ्ड। और फिर हमारा जो प्रीपोजिशंस थी वो लाफ्ड के साथ वापस इसको लगा देंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा कर रख देंगे। तो जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो देखो ऑब्जेक्टिव केस यानी दैम में बदल कर उसको रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इतना ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यही यदि चीज़ें याद रहेंगी तो पैसिव वॉइस यहीं आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम सकारात्मक वाक्यों को किस तरह से बदलते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, प्रश्नात्मक वाक्यों का पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है, और इम्पेरेटिव वाक्यों का किस तरह से बनता है,
एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का किस तरह से बनता है, क्योंकि हमारे जो कई प्रकार के वाक्य हैं उनमें पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं वो भी अलग अलग फॉलो होते हैं। तो आज के इस वीडियो में 3 चीज़ें हमें याद रखनी हैं। पहली है नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। दूसरा हमें याद रखना है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में वी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा हमें हमेशा के लिए याद रखना है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब बी की कौन सी फॉर्म का यूज होता है ये भी बहुत ही सिंपल है, मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। और सबसे कठिन जो चीज़ होती है पैसिव वॉइस में वो आपको ये देखा होगा कि यहाँ पर हमें कहा जाता है कि टेंस बदल जाता है। तो टेंस किस तरह से बदलता है वो भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही टेबल में आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि बिना रटे समझ के आप उसको जो पहले से आपने टेंस याद कर रखे हैं उसी के आधार पर आप उसको बदल देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो के फीडबैक देने के लिए आपको हमारा जो मैटर है वो कैसा लगता है कमेंट और लाइक करके अवश्य बताएं। लाइक से ज़्यादा आपके कमेंट्स पढ़कर हमें अच्छा लगता है। तो आप प्रयास करें कि आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 सेकंड्स आपको कमेंट करने में लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो हमारा जो मनोबल है वीडियो बनाने का वो भी बढ़ता है। अगेन आपको थैंक्स वीडियो को लास्ट तक देखने।